नमस्कार दोस्तों। नवजांग शुक्ला ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को टाइटल से पता चल रहा होगा कि आज का जो सबसे विवादित मुद्दा आज के दिन का रहा, मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं और वो है टीआरपी। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। बहुत ही चर्चा में रहा है, कई सालों से आप इसको सुनते चले आ रहे हैं। और अभी आपने देखा कि मुंबई पुलिस ने एक रैकेट क्रैक किया है जिसमें टीआरपी का वो लोग गेम खेलते हैं, उसमें एक नेशनल लेवल के न्यूज़ चैनल का भी नाम आ रहा है। और ये बड़ा मुद्दा जो है वो बनता चला गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक के रूप में भी जाना जा रहा है। कई बार ये भी देखने सुनने में आया है कि टीआरपी की इस होड़ में, टीआरपी के इस लालच में कई चैनल ऐसी खबरें चला देते हैं, खासतौर पे जो न्यूज़ चैनल हैं, जो कि समाज की सद्भावना को भी बिगाड़ता है, जो हार्मोनी उसको डिस्टर्ब करता है। और कई बार जो नेशनल डिबेट्स हैं, जो नेशनल एक ओरिएंटेशन, उसको भी डिस्ट्रैक्ट कर देता है, उसको भी जो है वो काफ़ी दूर लेकर चला जाता है। और टीआरपी की लालच में, इस होड़ में कई बार ऐसी खबरें जो कि एक तरह से मीडिया, कई बार जिसका काम होता है लोकतंत्र में वो चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है, वो कई बार एक नॉन स्टेट एक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। वो राष्ट्र की जो प्रगति है उसको इधर से उधर कर देता है, जो नेशनल हार्मोनी है, जो आपस में सभी धर्मों का एक सद्भाव है, उसको डिस्टर्ब करता हुआ चला जाता है। और वो अपनी खबरों से कहीं दूर हटकर एक अलग तरह की जो है वो कार्य करता है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा खेल बताया गया वो टीआरपी का एक जो है खेल, उसका लालच जो है बताया गया। ऐसे मुद्दों को वो टच करते हैं जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं होता, या समाज को वो अलग डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। तो चलिए आज मैं बात करता हूं कि ये टीआरपी क्या है, यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स क्या है। बेसिकली इसका उद्देश्य होता है सबसे पहले कि कौन सा चैनल ज्यादा देखा जा रहा है और किस चैनल का किस प्रोग्राम में का जो है वो दर्शकों के बीच में एक प्रभाव यानी ओरिएंटेशन ज्यादा है, उसको जो है ज्यादा लोकप्रियता प्राप्त है। एक्चुअली इससे विज्ञापन प्राप्त करने में बड़ी आसानी होती है, जो एडवर्टीजमेंट होता है। इसके पीछे माना गया था कि ट्राई ने कई साल पहले ये बात कही थी कि एडवर्टीजमेंट देने वाली कंपनीज के भी अपने अधिकार होते हैं, अपने राइट्स होते हैं, उनको उनके पैसे की सही कीमत मिलनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने टीआरपी की शुरुआत कराई थी कि जिससे पता चल सके कि किस प्राइम टाइम में दर्शक ज्यादा देखते हैं, और इसके कारण विज्ञापन देने से उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा, उनके प्रोडक्ट को जो लोग ज्यादा देखेंगे और इसकी वजह से उनका प्रोडक्ट पहुंचेगा। टीआरपी को आगे चलकर ये जो प्राइवेट चैनल या मीडिया हाउसेस थे, इन्होंने अलग तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इन्होंने अपनी टीआरपी को बढ़ चढ़कर दिखाने के लिए ऐसी खबरों को प्रायोजित करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनसे उनको महंगे विज्ञापन मिलते और ये विज्ञापन उनकी आय का प्रमुख स्रोत थे, और कुल मिलाकर ये लाभकारी संस्थाओं में परिवर्तित होते चले गए। यदि टीआरपी के बारे में हम बात करें तो सभी जो हम सेगमेंट्स के बारे में बात करें कि 2008 की बात है, ट्राई जो हमारी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो एक दूरसंचार विनियामक संस्था है, उसने सबसे पहले इसके बारे में इस कॉन्सेप्ट को दिया और इसकी जिम्मेदारी मिली टैम मीडिया रिसर्च, जिसको टैम कहा जाता है, उसको ये जिम्मेदारी मिली कि आप जो है वो ये बताएं कि किस प्रकार के जो प्रोग्राम है, कौन सा टाइम जोन ऐसा है जो प्राइम टाइम कहा जाता है कि उसको दर्शक ज्यादा देखते हैं, ताकि विज्ञापन देने वाले जो लोग हैं उनको भी उसका फायदा मिल सके। लेकिन टैम मीडिया रिसर्च का जो ओरिएंटेशन निकल कर आया वो केवल वो कुछ बड़े शहरों पर और कुछ सीमित जो है जगहों तक ही वो था, उसका एक पैन इंडिया जो है वो प्रसार नहीं हो पाया। आगे चलकर ट्राई ने जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसके साथ मिलकर उसको एक सुझाव दिया और बताया कि अब हमें एक नई एजेंसी की जरूरत है जो एक देशव्यापी रूप में रिसर्च कर सके, ज्यादा सैंपल्स कलेक्ट कर सके, ताकि हमें ज्यादा ऑथेंटिकेट रिजल्ट मिल सके, जिससे विज्ञापन देने वाले जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके, उनके पैसे की रक्षा की जा सके। और वहां पर जो है वो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क की स्थापना हुई। और बार्क 2010 में अपने अस्तित्व में आता है बार्क, और इसको जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको जो है वो सैंपलिंग करनी है। कुल मिलाकर 2015 तक ये बहस चलती है और 2015 में बार्क को जो है मान्यता दी जाती है कि अब आप जो है वो टीआरपी यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे, सैंपलिंग करेंगे और इसको आप बताएंगे कि किस प्रोग्राम को किस समय कौन से लोग ज्यादा जो है वो फोकस करते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में एक खास जो है शुरुआत हुई और इसके लिए वो कुछ खास मीटर का इस्तेमाल करता है बार्क, और जहां पर वो टेलीविजन सेट्स में वो पता लगाता है कि किस प्रोग्राम को ज्यादा देखा जा रहा है, कितने समय के लिए वो प्रोग्राम ऑन है और किस तरह के प्रोग्राम की बारंबारता
मानी जाती है। तो अभी वर्तमान में जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से लगभग 44,000 घरों में बार्क सैंपलिंग करता है, और उसके हिसाब से तमाम होटल रेस्टोरेंट में भी वो सैंपलिंग करता है कि किस तरह के जो है वो प्रोग्राम को बार बार देखा जा रहा है, लोग पसंद करते हैं, और इसके हिसाब से वो लगभग मॉनिटरिंग करता है। चूंकि भारतीय टेलीविजन बाजार बहुत बड़ा है, लगभग भारत में 19.5 करोड़ टीवी सेट्स हैं, एक बहुत बड़ा जो है उपभोक्ता बाजार है, उसके हिसाब से ये सैंपलिंग काफी कम है। इसीलिए टीआरपी का सही अनुमान लगा पाना भी अपने आप में एक विवादास्पद रहा है। कुछ प्रोग्राम्स, कुछ पर्टिकुलर टाइम जोन, कुछ एक टाइटल्स हिट हो सकते हैं, लेकिन जब 19.5 करोड़ टीवी सेट्स ज्यादातर भारतीय परिवारों में देखा जाता है कि अभी भी ज्यादातर परिवारों में एक घर में एक ही टीवी सेट है। ठीक है, बहुत कुछ अमीर परिवार होंगे जहां हर घर में टीवी सेट्स होंगे, लेकिन फिर भी लोग जो है वो अपने डाइनिंग टेबल पे, अपने ड्राइंग रूम में, वो लगभग सभी लोग एक साथ ही अभी भी जो है वो टीवी देखते हैं। और उसमें अगर 44,000 घरों की बात करें तो ये सैंपलिंग बहुत कम है। पर फिर भी इसी टीआरपी की होड़ में तमाम जो चैनल हैं वो कई बार अपनी जो मर्यादा रेखा है, जो लक्ष्मण रेखा, उसको लांघते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बार बार हो रहा है। अभी आपने देखा कोर्ट ने मरकज के केस में भी यही बात कही, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। और मीडिया जो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की बात तो करता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी कहां और कितनी, इस पर बातचीत नहीं हो पा रही है। तो कुल मिलाकर जो है वो इस भारतीय ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं, ये जो हमारा टीआरपी का खेल चलता है, इसमें इंडियन टेलीविजन जो है वो हमारे 19.5 करोड़ सेट्स हैं, और इससे एक एडवर्टीजमेंट देने वाले को काफी मदद मिलती है। रेट भी तय किए जाते हैं, जो प्राइम टाइम्स होते हैं, जो ज्यादा प्रोग्राम देखे जा रहे हैं उसके एडवर्टीजमेंट रेट बहुत ज्यादा होते हैं, जो ऑफ टाइम है उसमें जो है एडवर्टीजमेंट रेट कम होते हैं। तो ये जो चैनल होते हैं ये निगोशिएशन करते हैं उनसे कि हम आपको इतने रेट पर हम ये एडवर्टीजमेंट, ये स्लॉट देंगे। और जो एक बार्क की रिपोर्ट है उसके हिसाब से भारत में सन 2016 तक जो एडवर्टीजमेंट का मार्केट था वो 243 अरब डॉलर, 243 बिलियन जो है रुपए, 243 अरब रुपए के बराबर जो है एडवर्टीजमेंट मार्केट था, जो एक कैलकुलेशन में आया। और ये माना जा रहा है कि सन 2020 तक आते आते ये लगभग 368 अरब रुपए में एडवर्टीजमेंट मार्केट जो है वो आ जाएगा। यानी चैनलों को अपने सब्सक्रिप्शन से कहीं ज्यादा जो पैसा मिलता है, जो इनकम मिलती है, वो एडवर्टीजमेंट से मिलती है। 368 अरब रुपए का केवल एडवर्टीजमेंट मार्केट है। मैं इसमें सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, जो चैनलों को रिचार्ज कराने या इसमें आपको जो है वो मिलता है, वो इसका लगभग 1/3 है। तो यानी चैनलों के लिए जो विज्ञापन है वही उनकी जो प्रॉफिट है, उनकी जो आमदनी का मुख्य स्रोत बन जाता है। और इसी होड़ में कई बार वो कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसी चीजों को लेकर आते हैं, सिर्फ मीडिया हाउसेस की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम इनएप्रोप्रिएट जो समाज के लिए बहुत अच्छे नहीं है, लुभावने हो सकते हैं, उसमें गाली गलौज हो सकती है, हिंसा हो सकती है, वायलेंस हो सकता है, एडल्ट्री हो सकती है, बट वो समाज को जो रास्ता देने का एक इनपुट है वो नहीं होता वहां पे। इसका हमें एक बहुत ज्यादा जो है अभाव देखने को मिलता है। सो टीआरपी इस हिसाब से जो है वो कई बार अब जो है वो इन चैनलों के लिए होड़ बनती चली जा रही है, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो न्यूज चैनल हो, और अक्सर देखा गया है कि वो अपनी मर्यादा रेखा को जो है वो क्रॉस करते चले जा रहे हैं। नतीजा बहुत ही खतरनाक हो रहा है, समाज को कई बार ये विभाजित कर देते हैं, जैसा कि मरकज के केस में हुआ। कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की, और शायद अब समय आ गया है। हमने देखा कि प्रकाश जावड़ेकर जो मंत्री हैं केंद्रीय, उनका भी एक स्टेटमेंट आया कि अब समय आ गया है कि या तो ये खुद पर कंट्रोल करें, नहीं तो अगर इस तरह वो बार बार अपनी सीमा रेखा को पार करते जाएंगे, या जो है वो अभिव्यक्ति की आजादी का इतना दुरुपयोग करेंगे कि इससे समाज में विभाजन देखने को मिलेगा, तो फिर वहां दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। और शायद जब हम लोकतंत्र में होते हैं तो हमें अभिव्यक्ति की आजादी तो चाहिए होती है, लेकिन आजादी की एक परिभाषा कही गई है कि आप तभी तक आजाद हैं जहां तक दूसरे की नाक नहीं शुरू होती है। जहां से दूसरे की नाक शुरू हो जाती है वहीं पर आपकी आजादी समाप्त हो जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय मीडिया या भारतीय जो चैनल हैं वो अब आजादी का हनन करते चले जा रहे हैं, वो कुछ ऐसी खबरों को चला रहे हैं जिनका एप्रोप्रिएशन बहुत अच्छा नहीं है। इस विषय पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें और एक डिबेट की शुरुआत करें, क्योंकि लोकतंत्र में जो डिबेट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। डिबेट एक जागरूकता लेकर आता है, डिबेट हमें एक ओरिएंटेशन देता है, और डिबेट के माध्यम से हम कुछ नई चीजों की प्राप्ति कर सकते हैं। लोकतंत्र में बहस और विरोध ये दोनों जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं, और हम एक लोकतांत्रिक देश हैं तो निश्चित रूप से हम तानाशाही स्थापित नहीं कर सकते। हम उस पर बातचीत कर सकते हैं, एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट कर सकते हैं। और शायद ये बहुत गहराई से लगने लगा है कि मीडिया अब कई बार जानबूझकर
वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहा है जिसमें हमारे संविधान में संतुलन स्थापित किया है। हमारे संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में तो जबरदस्त संतुलन है और वो इसका पालन भी करते हैं, लेकिन मीडिया के लिए इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है। उन दिनों इस तरह के मीडिया का प्रभाव और सोशल मीडिया का प्रभाव नहीं हुआ करता था। बट बदलती जरूरतों के हिसाब से हमें बदलाव करना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे खास बात है और वो ये है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक है, इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। और आज का भारत 1947 के भारत से बिल्कुल अलग है। आज की जरूरतें बिल्कुल अलग है। आज जो टेलीविजन है, इडियट बॉक्स है, वो आज इडियट नहीं रह गया, वो बहुत स्मार्ट हो गया है। वो हमारी मान्यताओं, हमारी सोच, समाज में हमारी सद्भावना, इन सबको प्रभावित करने लगा है। अब टेलीविजन पूरे दिनचर्या का एक छोटा हिस्सा नहीं रह गया है, अब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। टेलीविजन और मोबाइल ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। अब टेलीविजन मोबाइल में आ चुका है, यानी अब हर समय आपके साथ है, हर पल आपके साथ है और आपके विचार, आपकी मानसिकता को वो प्रभावित करता है। निश्चित रूप से इसमें आप क्या सोचते हैं, आप सभी बहुत जागरूक लोग हैं और अपने विचारों को बहुत ही मुखर रूप से रखने के लिए जाने जाते हैं। तो अपने विचारों को मुझे जरूर बताएं और मैं उम्मीद करूंगा कि हम इस डिबेट को आगे लेकर जा पाएंगे। ये खबर आपको कैसी लगी, मुझे लाइक करके, अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।